सुनने के लिए सही रहेगा। वापस क्या क्या बोला है ना मैंने, तो मैं इसको चैनल पे डाल दूंगा, तेरे को लिंक शेयर कर दूंगा, तो वापस सुनना हो तेरे को इस बारे में। ये एक बार भी बोली जाती है ऐसी बातें, बार बोलने का मन नहीं करता। साइंस नहीं है ना ये, साइंस में तो हर चीज़ में से नया आयाम निकलता है। दोबारा बात करो तो इसमें बात, ये बोरिंग सब्जेक्ट है, इधर रखते हैं इसको, ये अपन जगह यूज़ कर लेंगे। समझ में आया तो नहीं पढ़ा तो ये? नहीं, थोड़े बहुत वर्ड समझ गए इसके। चल मैं पढ़ के बता देता हूँ, और कोई वर्ड बीच में ऐसा आए जिसका तुझे मतलब में समझ में आए तो पूछियो, ठीक है? देख बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसमें, गौर से पढ़ लेगा ना एक बार तो याद रहेगा, ठीक है? दस टू पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, थोड़ा सा मैंने भी बता दिया, थोड़ा आप किताब की बात सुनते हैं। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करनी चाहिए, इसके पक्ष में दो कारण दिए जा सकते हैं। फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। बता था, कन्फ्लिक्ट कम होते हैं अगर हम पावर को शेयर करें। कन्फ्लिक्ट का मतलब पता है? कन्फ्लिक्ट की वैसे शुद्ध हिंदी है विवाद, ठीक है? विवाद का मतलब पता है? हाँ, विवाद नहीं होंगे समाज में अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो। बिटवीन सोशल ग्रुप, अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो सोशल ग्रुप्स के बीच में डिस्प्यूट नहीं होगा। डिस्प्यूट एक और वर्ड है, कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट ये वर्ड है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफ्टन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और ऐसा क्यों हमें सोचना चाहिए कि कन्फ्लिक्ट कम हो या फिर डिस्प्यूट्स कम हो? क्योंकि अगर ये होते हैं तो इससे क्या होता है? वायलेंस होता है, ठीक है? लड़ाई झगड़ा होता है, लोग मरते हैं, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब राजा की जो सत्ता होती है, या जो भी सत्ता है, पावर है, वो इस भरोसे पे टिकी होती है कि लोग मानते हैं कि वो राजा है, ठीक है? अगर लोग मानना बंद कर दें कि वो राजा है तो क्या होगा? वो उसको लोग हटा देंगे, है ना? लोग तो हमेशा ज़्यादा होते हैं ना, वो घुस जाएंगे उस घर में जहाँ पर भाई राजा है, या राजा की जो प्रॉपर्टी है उसको कब्ज़ा कर लेंगे। अब तू बोलेगा भाई नहीं, राजा के पास तो फोर्स होती है, मिलिट्री होती है, पुलिस होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब मिलिट्री फोर्स ये सब देखती है कि भाई लोग ही विद्रोह में आ गए हैं बहुत सारे, तो अब उनका काम तो लोगों को प्रोटेक्ट करना है ना, लोगों को मारना तो नहीं है। तो कई बार वो पुलिस और वो मिलिट्री भी उन लोगों को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन अब मार नहीं सकती है, या मारेगी तो बात और बड़ी हो जाएगी, अगली बार और भी ज़्यादा लोग आएंगे और भी पावर से उसको। तो इससे क्या होता है कि अंत से, अभी श्रीलंका में पिछले साल यही हुआ था, घुस गए हैं प्रेसिडेंट के घर में, उसकी कुर्सी में बैठ रहे हैं, चीज़ें बत्ते फाड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अगर नहीं होगा तो फिर यही हो जाएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। अभी बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ था, इल्ज़ाम लगे कि भाई चुनाव जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, फ्रॉडेड चुनाव है, तो लोग सड़कों पे आ गए रिजल्ट्स के बाद। जब वही पार्टी आ गई जिस पार्टी को लोगों को लग रहा था नहीं आना चाहिए, या जो भी है, जो कम से कम न्यूज़ेस तो यही थी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है, कब? अगर पावर शेयरिंग सही से ना हो तो। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर मे लुक लाइक अ अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन। कह रहे शुरुआत में जब हम मेजॉरिटी के हिसाब से चलेंगे ना, जब मेजॉरिटी के हिसाब से सारे काम होंगे तो शुरू में बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, तुरंत सरकार भी बनती जाएगी, सरकार जीतती भी जाएगी, नई सरकार भी बन जाएगी। शॉर्ट रन में सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल। लेकिन धीरे धीरे वो नेशन ही वीक होने लगेगा, क्योंकि उस नेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हो गए ना जो उस सरकार को पसंद नहीं करते, ठीक है? फिर सारे कन्फ्लिक्ट्स होंगे जो फ्यूचर में होने वाले। कन्फ्लिक्ट्स क्या? तो मैंने अभी बताए थे क्या कन्फ्लिक्ट्स। हाँ, श्रीलंका 1948 लिखा था ना, इंडिपेंडेंस मिली थी उसको। तो 1948 के बाद से लेके अब तक सीन सारा ख़राब हो चुका है, उन्होंने शुरू में ऐसा किया इसीलिए।
तो ओवरऑल इंटीग्रिटी ऑफ यूनिटी ऑफ नेशन पे इसका फ़र्क पड़ेगा बाद में। ठीक है। टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफ्टन ब्रिंग रूइन द मेजॉरिटी एज वेल। आम तौर पे जो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी की टायरनी, टायरनी वर्ड का मतलब होता है तानाशाही। ठीक है, कि जो मेजॉरिटी की जो तानाशाही है वो ज़्यादातर बात तो ये हो जाती है, पहले पहले तो हम कानून बना रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद ये हो जाती है कि वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस करने लगते हैं, दबाने लगते हैं। ठीक है, उनका सोशल बाइकॉट भी करने लगते हैं। हिटलर के टाइम पे उसने जूइशों को बोला कि भाई तो अपने हाथ पे ना सब तुम एक पट्टी बांध के चलोगे ताकि तुम्हें पहचाना जा सके, और जब तू ऐसा पहन के चलेगा तो तेरे को सब पहचानेंगे, तो हो सकता है दुकान वाला है कोई सामान ना खरीदे कोई, ये तो जूइश है, इसके खिलाफ तो राजा ही है। उस समय तो राजा ही था हिटलर। तो मेजॉरिटी इट ऑफ्टन, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मेजॉरिटी जो कर रही होती है उसके नुकसान मेजॉरिटी को ही झेलने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये जैसे बता तो रहा है ये, लेकिन ज़्यादातर देशों में, ज़्यादातर जगह पर तो ये देखेगा कि ना ज़्यादातर जगह पर ऐसा होता है कि मेजॉरिटी जो है ना वो ऑप्रेस करती है माइनॉरिटी को। ठीक है, ऐसा क्यों करती है? कोई तो करता होगा ना, लीडर चूज़ करते हैं ना ऐसा करना। तो लीडर ऐसा क्यों चूज़ करते हैं? देख, कई बार ही ना कई चीज़ों के जब आंसर नहीं होते ना लीडर्स के पास, तो वो क्या करते हैं कि अब उसको डाइवर्ट करना है, तो मेरी नहीं तेरी वजह से हुआ है ये सारा जो काम ख़राब हुआ है ना, मेरी वजह से, तेरी गलती है ये हम घर में करते नहीं करते, बहन भाई भी तो करते हैं, तूने किया है, तेरे गलत किया है, नहीं तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से, वैसे ही चीज़ हो जाती है। कोई चाहिए जिस पे हम इल्ज़ाम लगा सके। ठीक है, आमतौर पे माइनॉरिटी वो सही टारगेट बन जाती है उसके लिए, क्योंकि वो छोटा ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये है, तो ये इसका एक नाम है, इसको कोई पॉलिसी बोलते हैं, यूएस में किसी ने कि ये पॉलिसी माइनॉरिटी की तरफ इशू को डाइवर्ट कर दो, पॉलिसी इस टाइप की। खैर, हर दुनिया में सब जगह पर ऐसा थोड़ा बहुत होता ही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो रहा है ऐसा। अब पहला रीज़न बताया इसने, क्या रीज़न बताया इसमें से, क्या मेन बात है कि भाई अगर पावर शेयरिंग ना हो तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, जिससे ओवरऑल नेशन की यूनिटी अफेक्ट हो जाएगी। ये मेन बात है। ठीक है, देयर इज सेकेंड डीपर रीज़न, एक दूसरा गहरा कारण है वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या एक दूसरा कारण है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें सरकार लोग चुनते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में तो पावर शेयरिंग और इम्पोर्टेंट है एक्चुअली में। वहाँ तो डेमोक्रेसी का एसेंस ही पावर शेयरिंग है ना, जब सब वोट डाल रहे हैं, किसी कोई वोट डाल सकते हैं, तो उसकी तो मेन डेमोक्रेसी की बात ही पावर शेयरिंग हो गई। और उसमें अगर मान ले मेजॉरिटी रूल आ जाए, मान ले वोट डाल के उसमें श्रीलंका में भी तो वोट ही डाल के मेजॉरिटी रूल आया था ना, फिर उसने क्या क्या किया। तो अगर इंडिया में अगर मेजॉरिटी रूल आ जाए और वो बाद में वही करने लगे जो श्रीलंका में हुआ, तो क्या होगा, डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी ना, क्योंकि तुझे पहला तो यही करना पड़ेगा कि अगली बार चुनने के लिए तुझे माइनॉरिटी को किसी तरह से वोटिंग लिस्ट से हटाना है, वोट ना डाल पाए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की तो एसेंस है एक तरह से पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयरिंग नहीं हो तो डेमोक्रेसी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। कहने का मतलब ये है, क्योंकि मेजॉरिटी के भी ग्रुप्स को नुकसान पहुंचाती है अपनी पॉलिसी से। ठीक है, अ डेमोक्रेसी रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। डेमोक्रेसी का एक मतलब ये भी होता है कि ना जो कमज़ोर है, जो जिसके साथ नेग्लेक्ट हुआ है जो, उसको पावर मिले। कहना मतलब कम से कम वोटिंग पावर मिले। और अगर
पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं होगी, डेमोक्रेटिक सिचुएशन में भी नहीं होगी। तो पीपल हैव टू राइट टू कंसल्ट लॉ। लोगों को जो कानून में कानूनी सलाह लेने का वो होता है ना, कि अगर भाई कुछ भी उसके साथ हो रहा है गलत, तो वो कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब ये होता है जो सारे प्रोसेस सही से नियम कायदे से चुनी हुई सरकार को बोलते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कोई सरकार मान ले कुछ जुगाड़बाजी करके जीत गई, वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको रिग करके, है ना, कुल मिला के एक अनाउंसमेंट होनी होती है ना कि हाँ इस जगह से ये जीता, इस जगह से ये जीता। मान लो उन सारे ऑफिसर्स को बोल दे, जिसका मैं बोलूँ उसका नाम लेना तुम्हें। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट हो जाएगी। इलेजिटिमेट मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो कानून से नहीं चुनी गई। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब जो प्रॉपर सारे नियम कायदे कानून फॉलो करके चुनी गई है, बिना वोटिंग वगैरह रिग किए हुए। A legitimate government is one where citizen through participate acquire a stake in the system. Legitimate government वो होती है जहाँ पर लोगों को, सिटीजन को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ठीक है, या हिस्सा मिलता है सिस्टम में। दूसरा रीज़न पावर शेयरिंग का है डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई डेमोक्रेसी बिना पावर शेयरिंग के कोई मतलब नहीं है उसका, ये मतलब बता रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी का कुल मतलब ही, डेमोक्रेसी बनी इसीलिए है क्योंकि हर कमज़ोर हो, चाहे वीक हो, चाहे वो स्ट्रांग हो। स्ट्रांग वीक का मतलब होता है फाइनेंशियली, सोशली। ठीक है, सोशली स्ट्रांग का मतलब क्या होता है? मतलब जो बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हो। हाँ, कुछ हद तक सही है, बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हो, रेपुटेशन हो उसका, और फाइनेंशियली तो समझ ही रहा होगा, पैसा बेसिकली, तो वो उसका भेदभाव ना हो, कानून के आगे सब बराबर हो। ठीक है, इसीलिए तो डेमोक्रेसी है। ये तो डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्या है? लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न प्रूडेंशियल एंड सेकेंड मोरल। पहला वाला जो रीज़न है उसके लिए शब्द है प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल मतलब वो बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट बिल्कुल, मतलब ये एकदम पहला वाला रीज़न एकदम सही से समझ में आया होगा तुझे। हाँ। ऐसे नहीं करोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। प्रूडेंशियल है एकदम। और दूसरा वाला मोरल है। डेमोक्रेसीज में अगर बात करो तो डेमोक्रेसी में एक पूरा मोरल क्वेश्चन है। मोरल क्या होता है? मोरल, एक जानवरों में मोरल्स नहीं होते हैं, ना एथिक्स होते हैं। ठीक है, मोरल एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान ने इन्वेंट, मतलब इंसानी बर्ताव का एक पार्ट है मोरल होना। ठीक है, ऐसे नहीं कि तू क्या कहते हैं, हम गाय भैंस होती है तो उसको ऐसे डंडा खींच के मार रहे हैं, कोई मारते हुए देख लेगा तो ये बोलेगा पागल है क्या, क्यों मार रहा है कुत्ते को ऐसे डंडा? तो तेरे को लगेगा क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है, कुत्ते को तो मार सकता हूँ मैं, लेकिन इमोरल लगता है वो। ठीक है, तो मोरल मतलब क्या सही है क्या गलत है, इस तरह की जो धारणा है इंसान की है, जानवरों में नहीं होती है। तो मोरल पॉइंट ऑफ व्यू है दूसरा वाला। मोरल रीज़न है कि सबको बराबर मिलनी चाहिए, इसके लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब पावर शेयरिंग हो। ठीक है, लॉ के आगे सब बराबर हो। ठीक है, while the prudential reason stress the power sharing will bring out better outcome, moral reason emphasizes the very act of power sharing as valuable. प्रूडेंशियल रीज़न कहता है कि भाई हमारी ज़रूर पावर शेयरिंग करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो ये सब हो जाएगा। जबकि मोरल रीज़न हमें ये बोल रहा है कि पावर शेयरिंग ही मेन बात है, पावर का कोई मतलब नहीं है, पावर शेयरिंग ही अपने आप में वैल्यूबल चीज़ है। वो नहीं होगी तो सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो दो रीज़न है, दोनों रीज़न तुझे समझ में आने चाहिए क्यों है। अब यहाँ पर एक कुछ स्टोरी जैसी लिखी है जो यहाँ तक जा रही है शायद। कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग वेताल। अब वेताल, ये स्टोरी पढ़नी पड़ेगी तब पता लगेगा। पढ़ूँ?
Annette studies in a Dutch medium school in the northern region of Belgium. Many French-speaking students in her school want the medium of instruction to be French. Selvi studies in a school in the northern region of Sri Lanka. All the students in her school are Tamil speaking and they want the medium of instruction to be Tamil. If the parents of Anit and Selvi were to approach respective government to realize the desire of child, who is more likely to succeed and why? As usual, Vikram was driving the motorbike under a वो अब ये दूसरी बात है, ये अलग बात है, अलग बात है। पहली बात तो ये है कि भाषा का एक प्रॉब्लम बता रहा है कि देखो भाषा का जो चक्कर पड़ रहा था बेल्जियम में पूरा। मान लो एक ऐसा जगह है जहाँ डच जगह है लेकिन वहाँ कुछ फ्रेंच लोग रहते हैं और वो स्कूल में जाते हैं, अब उन्हें डच आती नहीं है लेकिन अब कुछ पढ़ना डच में बढ़ रहा है। ऐसी एक जगह के बारे में सोचो जहाँ पर श्रीलंका में जहाँ वो दूसरे वाले लोग रहते थे, क्या नाम था उसका, साल ऐसा कुछ नाम था ना, 74% है साहिला, वहाँ रह रहे हैं और उनको वो बच्चे वहाँ तमिल के हैं, उनको तमिल ही आती है, वो सब आती नहीं है, उनको वहाँ दिक्कत हो रही है। तो कह रहे हैं कि बताओ कि इन पेरेंट्स को गवर्नमेंट को कैसे अप्रोच करना चाहिए इन बच्चों की प्रॉब्लम समझाने के लिए। क्वेश्चन की तरह बताया, प्रॉब्लम एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम बनाई उसने जो इतने पॉलिटिकल इशू से पैदा हो रही है, ठीक है। फिर खालिद डिलेमा, ये दूसरी कहानी है। खालिद डिलेमा का मतलब क्या होता है, क्या बताएगा इसमें, देख। As usual, Vikram was driving the motorcycle under the vow of silence and Vetal was pillion rider. As usual, Vetal started telling Vikram a story to keep him awake while driving. This time the story went as follow. फिर स्टोरी सुनाता है। तूने विक्रम बेताल की कहानियाँ सुनी है? विक्रम बेताल हाँ पहले आती थी टीवी पे। आती थी तो तेरे को याद है उसमें कहानी में मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मतलब कहानियाँ सुनाता है वो अलग अलग, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मतलब पीछे उसके संदर्भ क्या रहता है? मेरे हिसाब से शायद उसको जो पैताल होता है उसको कहीं लेके जाना होता है, फिर वो बीच में वापस वहाँ पे चला जाता है जिसको वहाँ से उठा के लेके आता है। उसको उसमें कहानी में शुरुआत में देखेगा, देखिए विक्रम बेताल ऑल एपिसोड यूट्यूब पे देखिए, फर्स्ट एपिसोड देखिए उसका। तो उसमें क्या होता है कि भाई जो राजा आदित्य विक्रमादित्य है, उसके पास एक बंदा पहुंचता है, तांत्रिक समझ ले, ऋषि मुनि समझ ले, कोई पहुंचता है, कहते तुम राजा, तुम बहुत वो क्या कहते हैं शक्तिशाली हो, तुम मेरा एक काम करो। कुछ बात होती है उनके बीच में, राजा तैयार हो जाता है, कह रहा ठीक है करता हूँ मैं। तो फिर उसको कहता है कि फिर शमशान घाट लेके जाता है, कहता है यहाँ से जाओ इतना दूर, एक ऐसा जंगल मिलेगा, वहाँ एक ऐसा पेड़ होगा, उस पेड़ पर एक लाश टंगी होगी, तो वहाँ जाओगे तो फिर उस लाश को कंधे पे उठाओगे और फिर यहाँ तक लेके आओगे, ठीक है, थैंक यू मैम, नमस्ते। तो वो उसको लेके आओगे और फिर यहाँ लाके भेजोगे। ये थोड़ी सी बच गई थी, इसको बताते बताते भूल गया था मैं। अच्छा, गरम पी लिया तो ठंडी हो जाती होगी। नहीं, कई बार बात करते करते ध्यान से निकल जाता है, चाय रखी हुई है, कल यही हो गया था। कल ही ख़त्म करवा देता सही रहता। तो विक्रमादित्य बोलता है ठीक है मैं ले आऊँगा, उसको बस वही ला के देना होता है, इतना ही काम होता है उसका। तो उसको बताता है अब रात का टाइम है और जिस पहर में उसको आना होता है, पहर मतलब हिस्सा रात का, जिस समय उसको आना होता है उस समय नींद भी आ सकती है, लंबा रास्ता है ना। तो उसको बताता है कि ना ये जो बेताल है ना तेरे को रास्ते में बहुत परेशान करने की कोशिश करेगा, तो सावधान हो गए तुझे यहाँ तक लाना है। तो विक्रम बोलता है ठीक है, वो राजा है, वीर है, तो तलवार निकाल के वो जाता है जंगल, एक हाथ में मतलब आग लेके पहुँच जाता। पहुँचते वो बेताल वाले पेड़ तक पहुँच जाता है। फिर वो बेताल को उठाता है, अपने कंधे पे डालता है और वापस आने लगता है, ठीक है। तो जब वापस आने लगता है तो क्या होता है, बेताल उसकी पीठ से उड़ के भागने लगता है। तो जब भागने लगता है तो विक्रम भी उसके पीछे भागने लगता है, भागते 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 उसको पकड़ लेता है।
पकड़ लेता है, ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। फिर वो राजा को वो बोलता है कि ठीक है मैं तेरे साथ आराम से जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अब रास्ता बहुत लंबा है। बेताल बोलता है सारी बातें, ये रास्ता बहुत लंबा है, इस रास्ते को काटने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा, तुझे नींद भी नहीं आए, तुझे उस कहानी का सही जवाब देना है। जैसे ही तूने सही जवाब दिया मैं उड़ के चला जाऊंगा, और अगर तुझे सही जवाब पता हुआ और तूने नहीं दिया तो तेरे सर के 1000 टुकड़े होंगे, ठीक है, और तूने गलत जवाब दिया तो भी होंगे। तो कहने मतलब अगर कहानी का जवाब उसको पता है तो अब फिर वो उसके कंधे बैठ जाता है और पीछे पीछे बैठे बैठे उसको कहानी सुनाता रहता है। अब वही कहानी के एपिसोड बने हुए हैं बहुत सारे, बार बार ऐसा करता है। तो लास्ट में क्या होता है, कैसे लेके आता है विक्रम, देखने वाली चीज़ है वो है पंचतंत्र कहानियाँ हैं शायद, विक्रम बेताल सीख देने के लिए हैं वो कहानियाँ, ठीक है। तो इस किताब ने क्या किया है, एक मॉडर्न फॉर्म में इसको बना लिया। यहाँ विक्रम बाइक चला रहा है कि बच्चों को थोड़ा उस ज़माने का और बेताल पीछे पिलियन की तरह बैठा हुआ है। कहानी मेन बात वही है। तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह विक्रम वाज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर द वो ऑफ साइलेंस। चुपचाप विक्रम बाइक चला रहा था एंड बेताल वाज पिलियन राइडर, और बेताल पीछे बैठा था। एज यूजुअल बेताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम अ स्टोरी टू कीप हिम अवेक वाइल ड्राइविंग। ड्राइव करते समय विक्रम को नींद ना आए, बेताल हमेशा की तरह एक कहानी सुनाने लगा। दिस टाइम स्टोरी वेंट एज फॉलो। इस बार स्टोरी ऐसे कुछ थी। In the city of Beirut, there lived a man called Khali जो भी है. His parents come from different communities. His father was an Orthodox Christian and mother is Sunni Muslim. This was not so uncommon in this modern cosmopolitan city. People from various communities that lived in a Lebanon come to live in its capital, Beirut. They lived together and intermingled yet fought a bitter civil war among themselves. One of the Khali's uncle was killed in that war. एक थोड़ी स्टोरी सुना रहा है। स्टोरी में क्या बताता है कि क्या है कि एक आदमी है जो रहता है बेरूट में। बेरूट लेबन की कैपिटल है, और उसके जो माता पिता हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से हैं, ठीक है। एक है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ऑर्थोडॉक्स वर्ड का मतलब होता है पुराने तरह का, पुराने ख्याल का। तो एकदम जैसे पुराने ख्याल का कोई हिंदू होगा, पुराने ख्याल का कोई मुस्लिम होगा, ऐसे पुराने ख्याल का क्रिश्चियन है। और उसकी जो माँ है वो सुन्नी मुस्लिम है। मुस्लिम दो टाइप के होते हैं, सुन्नी और शिया, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये नहीं बताया यहाँ पर, ज़रूरी भी नहीं है। कभी तुझे इंटरेस्ट हो तो बताइए, मैं बता दूँगा अगर पूछेगा तो। आज के टाइम फिर उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन जैसे देता है, कहते हैं आज के मॉडर्न टाइम पे तो अलग अलग धर्म के लोगों का शादी करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, मॉडर्न टाइम है। और ऐसे इनकी भी हो गई, और ये अब बेरूट आके रहने लगे, ठीक है। बेरूट लेबनान एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले कभी सिविल वॉर भी हुई थी। सिविल वॉर होती है जिसमें देश के अंदर ही उस देश के डिफरेंट कम्युनिटीज़ लड़ते हैं, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। तो ये ऐसी जगह है जहाँ सिविल वॉर भी हो रखी है पहले। और सिविल वॉर में खाली के अंकल मारे जा चुके हैं उस वॉर में। एक बैकग्राउंड बताया इसने, आगे बोलता है। At the end of this civil war, Lebanon's leaders came together and agreed to some basic rule for power sharing among different community. As per these rules, the country's president must belong to minority sect of Catholic Christian. कह रहा है अब इस सिविल वॉर के बाद वहाँ लेबनान के लोगों ने, वहाँ के लीडर्स ने सोचा कि भाई हमें कोई पावर शेयरिंग का तरीका बनाना चाहिए ताकि ऐसे दिक्कत बाद में ना हो फिर से। तो वहाँ डिसाइड किया गया कि वहाँ पर जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो क्रिश्चियन होगा, कैथलिक क्रिश्चियन होगा।
द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी, और प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा वो मुसलमान होगा और खासकर सुन्नी मुस्लिम होगा। दुनिया में जितने इस्लामिक देश है ना उसमें से ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम के देश हैं, और एक देश है जो शिया मुस्लिम का है, मतलब ज़्यादा जहाँ जनसंख्या शिया की है वो देश है ईरान, और बाकी सब में जो भी हैं वो मोस्टली सुन्नी है। ठीक है, सुन्नी और शिया में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो सुन्नी कम्युनिटी का मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये तय कर लिया उन्होंने, होगी ना थोड़ी पावर शेयरिंग। The prime minister must be from Sunni Muslim community. The post of deputy prime minister is fixed for orthodox Christian. और जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, पुराने ख्याल वाला क्रिश्चियंस की जो कम्युनिटी है, उन वाले वहाँ की एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मतलब उप प्रधानमंत्री। अग्री नॉट टू सीक ऑर्थोडॉक्स दैट ऑफ द स्पीकर्स ऑफ शाही मुस्लिम, और स्पीकर जो बनेगा ना वो शिया मुस्लिम बनेगा, शिया की भी वहाँ पर आबादी होगी। ये इम्पोर्टेंट पोस्ट होगी ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, या क्या कहते हैं डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं जिसको, और स्पीकर। स्पीकर कौन होता है? तो सबको बताते क्या करना है? कहाँ बताता है? देश जो हर देश में क्या रहता है, एक हाउस होता है, पार्लियामेंट जैसा कुछ, हर जगह नाम अलग अलग है। तो उसमें एक स्पीकर होता है जो सारी प्रोसीडिंग चलाता है, जो बैठता है ऊपर। देखा है तूने लोकसभा राज्यसभा कभी देखा है? तो लोकसभा देखेगा कभी, लोकसभा कोई सेशन देखेगा तो उसमें ऊंची वाली कुर्सी पर बंदा बैठा होता है, वो सबको बोलने के लिए, तभी इसकी बारी, अभी इसकी बारी, ऐसे करता है, उसको बोलते हैं स्पीकर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बेसिकली। हमारी कंट्री में तो जो स्पीकर होता है लोक राज्यसभा का, उसका दर्जा है वाइस प्रेसिडेंट का, मतलब जो भी लोकसभा का स्पीकर होगा वो इस देश का वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। तो आगे बढ़ो, पावर शेयरिंग। व्हेन द क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कम दिस यूनिफिकेशन विद द neighboring state of Syria, when the Christian and Muslim came to agreement, they were nearly equal in population. Both sides have continued to respect this agreement through now the Muslim are the clear majority. कह रहे इतने ये जो बीच में हुआ है यही सब चलता रहा, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। आज ऐसा टाइम आ गया कि मुस्लिम मेजॉरिटी, जब ये सब अग्रीमेंट हुआ था ना, तब आधे आधे थे मुस्लिम और क्रिश्चियंस, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि मुस्लिम मेजॉरिटी में है, लेकिन अभी भी यही चल रहा है। खाली डज नॉट लाइक दिस सिस्टम, खाली को ये सिस्टम पसंद नहीं है। क्यों? इतने सारे मुस्लिम हैं लेकिन अभी भी ये क्रिश्चियंस उसमें वो हैं, क्या पता ये वजह, और बताएगा। वन बिट, ही इज़ द पॉपुलर मैन विद द पॉलिटिकल एम्बिशन, बट अंडर द प्रेसिडेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज आउट ऑफ रीच। It does not practice either his father's or mother's religion and does not wish to know by और अब उसके पापा कौन है? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। अगर वो बनता है और मान ले नेता बनना चाहता है तो ज़्यादा वो क्या बन सकता है? स्पीकर। और माँ वाला रिलीजन फॉलो करता है, सुन्नी मुस्लिम, ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट तो नहीं बन सकता ना वो दोनों ही रिलीजन ही लेना चाहता है। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई लेबनान कांट लाइक बी एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी। बाकी डेमोक्रेसी की तरह कोई भी कुछ भी बन जाता है, वैसा क्यों नहीं है? समझ नहीं आता उसको, क्योंकि उसने वो सिविल वॉर नहीं देखी ना। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, अलाउ एवरीवन टू कॉन्टेस्ट एंड हुएवर विन मैक्सिमम वोट बिकम्स द प्रेसिडेंट। ऐसा क्यों नहीं बाकी देशों की तरह जहाँ वोट होता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो बन जाता है प्रेसिडेंट, नो मैटर विच कम्युनिटी, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो। वाई कांट बी डू दैट लाइक इन अदर डेमोक्रेसी, जैसे और देशों में हो रहा है डेमोक्रेसी में, ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? ही आस्क हिज एल्डर, उसने अपने बड़ों से पूछा ये सवाल, हु हैव सीन द ब्लडशेड ऑफ सिविल वॉर टेल हिम दैट प्रेजेंट सिस्टम इज़ द बेस्ट गारंटीड फॉर पीस। तो उसने जब अपने बड़े बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई जो आज का सिस्टम है वो सिस्टम सही है, क्योंकि उसी से शांति मेंटेन है, अगर वो नहीं होगा तो लड़ाई होने लग जाएगी। The story was not finished, but they had reached the TV tower.
वेयर दे स्टॉप एवरी डे। स्टोरी अभी पूरी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन अब ये टीवी टावर के पास पहुँच एंड पोस्ट हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम। उसने जल्द सीट से उठा और ऐसे हवा में उड़ के बोलता है उसे, एक क्वेश्चन पूछा, इफ़ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल ऑफ लेबनान व्हाट वुड यू डू। अगर तुम्हारे पास शक्ति आ जाए कि तुम लेबनान का नियम बदल सकते हो तो क्या करोगे तुम। वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल फॉलोड एवरीवेयर एल्स एज खली सजेस्टेड और स्टिक टू द ओल्डर रूल्स। तुम नए रूल बनाओगे या पुराने रूल रहने दोगे। जैसे खली ने चाहता है नया रूल बनना, वैसा कुछ करोगे या पुराना रहने दोगे। और डू समथिंग एल्स, या कुछ अलग ही करोगे। वेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड, और वेताल बोलता है डिड नॉट, भूलना मत, ऑफ बेसिक फैक्ट, जो हमारे बीच में पहले करार हो चुका है। इफ़ यू हैव द आंसर इन माइंड एंड येट डू नॉट स्पीक अप योर मोबिक विल फ्रीज। तुम्हारी बाइक जो है वो फ्रीज हो जाएगी। असली कहानी में तो सर फट जाएगा होता है, लेकिन इसने बच्चों के लिए बनाई है। एंड सो यू विल, कैन यू हेल्प विक्रम पुअर। क्या तुम विक्रम की जगह बैठ के आंसर दे सकते हो। देखा आंसर नहीं दिया विक्रम का, क्योंकि ये असली कहानी नहीं है ना पंचतंत्र की। तो क्या करता तो विक्रम होता तो मानता खली की बात। लेकिन क्या दिक्कत है अब मानने में। अब तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो गए ना, अब वो कर क्या लेंगे। पहले तो सिविल वॉर इसलिए हो गई थी, दोनों बराबर बराबर थे। लेकिन अगर अभी तू ऐसा कर दे कि मान ले हाँ ठीक है रूल बदल दिया, कोई भी जीते, तो ऑब्वियसली क्रिश्चियंस तो नहीं कम जीतेंगे, क्योंकि वो तो हैं ही कम, ज़्यादा मुस्लिम जीतेंगे। रूल मुस्लिम रूल हो जाएगा सारा। समझ रहे बात को। तो क्या मेजॉरिटी रूल आ जाएगा ना तब। तो क्या वो मेजॉरिटी वैसा कुछ नहीं करेगी जैसा श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका इज़ एन एग्जाम्पल। जब श्रीलंका में क्या हुआ था तो बार बार पढ़ लियो, उसको क्या हुआ था तो पता होना चाहिए। समझ रहे बात को। श्रीलंका केस ऐसा है कि बड़े बड़े लोग बस ऐसे बोलते हैं जो श्रीलंका में हुआ, तो हमको समझ में आना चाहिए क्या श्रीलंका में, इतना बोल के निकल लेते हैं लोग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से या तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, कुछ इसका आंसर देना चाहिए। मैं क्या करता या तू क्या करता। मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, क्योंकि माइनॉरिटी का बंदा आएगा ना तो वो सोच समझ के काम करेगा, क्योंकि पता ना उसे माइनॉरिटी है। बाद में कुर्सी से उतर के जाऊंगा तो लोग कहीं समझ रहे बात को। मेजॉरिटी वाला सोच सकता है लोग बिगाड़ के लेंगे मेरा। ठीक है, क्योंकि इसने छोड़ा हुआ ना, कुछ भी आंसर दे सकता था ना कोई इसका। अभी सिविल वॉर का भी हिस्ट्री चली रही है। अगर होना होगा ये तो फिर से खुद ही होगा, खुद ही वो क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में फिर से वो वहाँ पर विवाद होगा, फिर नया सेटअप बनेगा। फिर तो यहाँ चैप्टर ख़त्म हो गया। पावर शेयरिंग की जितनी कहानी सुना दी, अब पावर शेयरिंग को ये कंक्लूड करेगा। ये तेरे लिए इम्पोर्टेंट है पेपर में, और बाकी सब का बेस इंपॉर्टेंट है। उसको एज ए यूज़ केस बना बना के लिखना है, जैसे बेल्जियम श्रीलंका में हुआ क्या था। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़, मैं ही पढ़ूँ था, ये ख़त्म कर देता हूँ आज, ठीक है ना, कल रह गया था। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। पावर शेयरिंग का जो पावर शेयरिंग का जो आइडिया है ये कहाँ से आता है। अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर जो है उस वहीं से ये आता है। अब अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर क्या होता है बताता हूँ। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी रिसाइड इन वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। पहले ये समझा जाता था कि किसी भी सरकार की जो शक्ति होती है वो एक व्यक्ति के पास होती है, एक पोजीशन पर होती है और एक जगह पर होती है। जैसे हम बोलें कि भाई इस देश में जो भाई प्राइम मिनिस्टर है वही सबसे बड़ा पोस्ट है, तो उस व्यक्ति में, उसके दफ्तर में जहाँ वो है वहीं सारी शक्ति है, ऐसे बोल सकता है। ये पहले का आइडिया था। It was felt that if power is decided to disperse, it would not be possible to take quick decision and enforce them. ऐसा समझा जाता था अगर पावर हम एक आदमी एक जगह एक वस्तु में ना रख के सब बांट दें पावर को, तो डिसीजन जल्दी नहीं होंगे।
क्या खाना है आज, मान लो ये है, तो मैं बोलूँ ये खा, ये एक बार हम मंगा लेते हैं, तू बोले ये मंगा लेते हैं, और एक ही चीज़ मंगानी है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होगा? नहीं, काम भूखे रह जाएंगे ना। अरे बोलो कि नहीं मेरे को ही मंगाने की शक्ति है, तो कम से कम मंगा लूँगा, कुछ खा ही लेगा, तू भले अपनी पसंद का नहीं खाएगा, ठीक है। तो यही आर्ग्यूमेंट दे रहा है ये, कि ऐसा समझा जाता था कि अगर एक ही बंदे के पास शक्ति नहीं होगी तो बड़ा समय लगेगा डिसीजन होने में। बट दीज नोशन हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र की व्यवस्था आई, पहले राजा वाला जो तंत्र सिस्टम होता था वही तो आदमी होता था, तुझे बस पूरे राज्य को हथियाने के लिए उस आदमी को हराना है। शतरंज का गेम था, इफ़ यू कैन, अगर तूने राजा को मार दिया तो शतरंज की गेम वहीं ख़त्म हो जाती है ना, नहीं हो जाती। ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई अगर तूने दूसरे गेम में उस सामने वाले के राजा को मार दिया, हालांकि चेकमेट हो जाता है, उसी में ख़त्म हो जाता है, लेकिन मान ली किल करने के बाद गेम चलती है, वो नहीं चलती। हाथी घोड़े सब हो फिर भी गेम ख़त्म हो जाती है ना। पता नहीं तुझे चेस के बारे में? पता है तूने खेला ना हो मेरी तरह? अच्छा, मुझे नहीं आता खेलने मतलब आता है लेकिन तू हरा देगा तू मुझे, कहने का मतलब ये है। मेरे को बच्चे भी हरा देते हैं, तो बस मुझे पता है कौन क्या कैसा है, वो भी याद नहीं रहता। छोटे छोटे बच्चे आते थे, मेरे भाई होते थे ना, मेरे को उनको शौक चढ़ता था जब चेस खेलने का, पूरे दिन खेलते थे वो, तो शौक में उन्होंने खेल लिया, अरे भैया मेरे साथ खेलना, खेलते थे, हरा देते थे मुझे। लेकिन इतना मुझे पता है कि उसमें किंग होता है, अगर किंग चेकमेट हो गया तो ख़त्म हो जाती है गेम, बाद में गेम चलती नहीं रहती है। ऐसा ही सिस्टम पहले था, आज ऐसा नहीं, आज डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मर गया तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं है ना, हमारे देश में तो हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मरे, बहुत सारे मर गए, कई लोग नॉर्मल बीमारियों से मर गए हैं, कई बार अटैक्स में ही मरे हैं, तो क्या उससे चलता नहीं रहा? सब सिस्टम तो चलता ही रहा ना। तो डेमोक्रेसी जब आई ना, तो उसने पावर को एक आदमी और एक पद और एक जगह से हटा के फैला दिया, उसको बट गई पावर। डेमोक्रेसी के आने से इस सोच में बदलाव आया। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। द बेसिक थिंग इन अ डेमोक्रेसी इज द पावर कम्स फ्रॉम पीपल। लोग वोट देते हैं तो पावर आती है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग खुद ही अपने ऊपर शासन करते हैं, अपने लिए पहले एक सरकार चुनते हैं और उस सरकार के द्वारा खुद पे शासन करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता तो सरकार को बदल देते हैं। In a good democracy, government due respect is given to diverse group and views that exist in a society. अच्छी जो डेमोक्रेसी होती है, अब देख डेमोक्रेसी में भी ऐसा ही है कि भाई एक ऐसा होता है भाई वोट डलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन डेमोक्रेसी पूरी तरह नहीं है या कम है। तब उसमें एक डिटेल्स में जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन डेमोक्रेसी जो कह रहा है अच्छी डेमोक्रेसी, गुड डेमोक्रेसी जो होंगी, अब डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है, एक इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक इंडेक्स होता है, उसमें कंट्रीज़ की तुझे लिस्ट मिलेगी, तो उसमें ऊपर से नीचे तक लिस्ट होंगी, उसमें जो सबसे ऊपर है कंट्री उसमें वो उतनी ज़्यादा अच्छी डेमोक्रेसी है, और जितनी नीचे आता जाएगा वो वहाँ पर डेमोक्रेसी उतनी कम है मतलब वोट डलते हैं, लेकिन रिग्ड है सिस्टम थोड़ा सा, लोगों को बेवकूफ़ बना के भी तो वोट लिए जा सकते हैं, नहीं जा सकते? कैसे लिए जा सकते हैं? बोल दो झूठ और बाद में वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ठीक है। तो ये अच्छी डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और जीतने के बाद सब उसके ऊपर बात ही ना करो उसकी, ठीक है, या उसके उल्टे काम करो है ना, तो क्या होगा? इसको तू बोलेगा ना कि ये फ्रॉड है एक टाइप का, ठीक है, टाइप का फ्रॉड ही है ये। तो ये गुड डेमोक्रेसी की पहचान नहीं होगी। गुड डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होगा कि वैसे वादे कर दिए जाएंगे जो वादे फुलफिल ना किए जा सके। मतलब उसमें एक कम से कम बोलते समय बंदा ये सोचेगा ना कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें एक सोच समझ के बोले, झूठ भी बोले तो इतना बोले कि जितना चल जाए, ठीक है। एवरीवन हैज़ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सबकी आवाज़ होती है,
इंडिया में जब किसी भी देश में डेमोक्रेसी में कानून बनता है तो क्या होता है, कानून जो बनने वाला है उसको पहले उसका ड्राफ्ट रिलीज़ होता है, लोग पढ़ते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं, बताते हैं इसमें सही है गलत है, ये सारा कुछ डिस्कस होने के बाद बनना चाहिए इन अ गुड डेमोक्रेसी। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. तो डेमोक्रेसी का मेन बात ये हो गया कि डेमोक्रेसी में पावर जितने ज़्यादा लोगों तक बट सके बटनी चाहिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। आज हम अलग अलग देशों की डेमोक्रेसी को देखें तो पावर शेयरिंग अलग अलग तरीके से होती हुई मिलेगी वहाँ पर हमें। Let us look at some of the most common arrangement that we have or will come across. चलो कुछ देखते हैं, कुछ सिस्टम देखते हैं दुनिया में जो है। पावर इस पहला सिस्टम बता रहा है, पावर शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ग्रुप। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो शक्तियां हैं ना वो सरकार के अलग अलग अंगों में होती हैं, ठीक है। सच एज, अंगों के नाम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये 3 नाम तुझे इंडिया में मिलेंगे। तो सरकार की जो सारी शक्ति है वो 3 संस्थाओं में है। एक संस्था का नाम है लेजिस्लेचर, एक संस्था का नाम है एग्जीक्यूटिव, एक संस्था का नाम है जुडिशरी। जानते हैं तीनों का मतलब? नहीं। लेजिस्लेचर वो लोग जिनको लोग चुनते हैं वोट डाल के, और वो लोग एक जगह बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं, मतलब कानून बनाते हैं, ठीक है। उन कानूनों को पालन करवाता है जो अंग सरकार का, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जिसमें सारे ऑफिसर्स, खुद प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, ये सब आ जाते हैं। अभी मैं तेरे को मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या होता है वो सब एक है, लेकिन छोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक है जो लोग चुनते हैं, जो लोग चुने जाते हैं वो कानून बनाते हैं, उन्हीं को लेजिस्लेचर कहते हैं। उसके हिसाब से एग्जीक्यूटिव से अप्लाई करता है। कोई विवाद होने पर हम जाते हैं कहाँ? जुडिशरी में, कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट में जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया और जनता चाहती है कि भाई नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उस कानून को के पास होने के बाद, पास मतलब जब हाउस में पास हो जाएगा, सब लेजिस्लेचर से पास कर देंगे, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। कोर्ट में जाओगे, कोर्ट उसको देखेगा कि क्या लेजिस्लेचर ने सब कुछ एक हिसाब से किया है। एक प्रोसेस बनी है कि लेजिस्लेचर भी कुछ भी कानून नहीं बना सकते, उनको जो भी कानून बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर नहीं बना रखा उन्होंने वो कानून, तो वो कानून जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि उस कानून को रद्द कर देगी कोर्ट, ठीक है। तो जुडिशरी है तीसरी चीज़, उसका काम है चेक एंड बैलेंस रखना। तो 3 संस्थाओं में शक्ति है, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 संस्था है। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट अ सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। ये सारे तीनों जो है ना बराबर हैं ये, ठीक है। बस सबका अपना डिफरेंट काम है। कानून बनाना एक का काम है, कानून को लगवाना एक का काम है, और कोई गलती हो जाए तो उसको देखना दूसरे का काम है, लेकिन एक ही चीज़ के बारे में चल रहा है सब कुछ। सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट notion such a separation कहाँ पढ़ा था? Such a separation ensure that none of the organ can exercise unlimited power। ऐसा करने से क्या हो गया, किसी का अनलिमिटेड पावर नहीं है। मान ले तू ही गुनहगार है, तू ही कोर्ट है, तू ही जज है, तो तू खुद को सजा देगा नहीं। इसीलिए दोनों सब जगह अलग अलग होना चाहिए। ईच ऑर्गन चेक अदर, एक दूसरे को चेक करते हैं, ये उसको बैलेंस करता है, वो इसको बैलेंस करते हैं। दिस रिजल्ट द बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है पावर का। लास्ट ईयर वी स्टडी दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन थ्रू मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, वो सब किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, पार्लियामेंट में।
पार्लियामेंट में उनसे चुने हुए लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, तो उसको जवाब देने होते हैं वो, ठीक है। स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट होती है देश के लेवल पे। हाँ, इंडिया में ऐसे ही सिस्टम है। स्टेट असेंबली, हर स्टेट में अपनी एक गवर्नमेंट है, 28 स्टेट भी हैं, स्टेट असेंबलीज भी होती हैं। जैसे पार्लियामेंट होती है ऐसे स्टेट की अपनी असेंबली होती है। Similarly, although judges are appointed by executive, they can check the function of executive or law made by the, ऐसे जज बनाने का भी एक प्रोसेस है। जज को हम चुनते नहीं है, ठीक है। जो जज होता है, जज कैसे बनते हैं लोग, एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, फिर होता है सुप्रीम कोर्ट। ये 3 लेवल है कोर्ट के। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें जो जजेस होते हैं वो आमतौर पे जुडिशल एग्ज़ाम्स होते हैं उनको पास करके जाते हैं, ठीक है। जो हाई कोर्ट होता है उसकी जो उसमें जो जज बनते हैं उसके लिए हाई कोर्ट में जो भी जज बनना चाहता है वो एप्लीकेशन डालता है, सपोज कर ऐसे, तो कोई लॉयर भी डाल सकता है उसमें, और ये लोग भी डाल सकते हैं जो पहले से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज हैं। फिर हाई कोर्ट का कॉलेजियम उनमें से, और कॉलेजियम का मतलब एक जज, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है और तो उससे जूनियर जज मिलके डिसाइड करते हैं किसको हमें हाई कोर्ट में जज लेना है। हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही एक CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 3 और जो सबसे हायर, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है बेसिकली जिसके पास, वो डिसाइड करते हैं हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा वो सीनियरिटी से डिसाइड होता है, मतलब कौन ज़्यादा सीनियर है, जब उसका रिटायरमेंट आने वाला है, या फिर रिटायरमेंट और एक्सपीरियंस दोनों देखते हैं। वो एग्जैक्ट कुछ हुआ तरीका इनका, लेकिन मोटे तौर पे बता रहा था को, तो इनका अपना अलग तरीका है, चुने नहीं जाते ये लोग। तो ये दूसरा तरीका है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। हमारा जो सिस्टम है इसीलिए हम इस सिस्टम को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, ठीक है। ऐसा सिस्टम आमतौर पे स्लो होता है। कोई अगर मैं भागने के लिए तैयार हूँ, मैं बोलूँगा रुक जा, तेरे जूते चेक करने पहले मुझे, क्या तूने जूते जानबूझ के ऐसे तो नहीं पहन रखे जैसे तू रेस आ जाए, पहले मैं तेरे जूते चेक करूँगा, ठीक है। तो चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, हो सकता है तेरे बाकी के जो तेरे साथ दौड़ रहे हैं उनके यहाँ जूता चेक करने का कोई सिस्टम पहले बना ही नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं जानबूझ के भी अपने दूसरे इस पार्ट को स्लो भी कर सकता हूँ इस वजह से। तो लेकिन है चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। दूसरा बता रखा है पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, a general government for the entire country and the government at province and regional level, such as the general government for entire country is usually called federal government. In India we refer to it as a central government or union government. पावर को एक और तरीके से देख सकते हैं। अब जैसे हमने बोला कानून बना रहा है, कौन बना रहा है, लेजिस्लेचर बना रहा है, तो पूरे देश का एक कानून बनेगा, और एक हो सकता है एक कानून सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में बनाना हो या बिहार में बनाना हो, सिर्फ वहाँ की ज़रूरत है वो। तो इसीलिए 2 तरह की स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कानून बनाती है जिसका लेना देना पूरे देश के लेवल पर हो। अब जैसे सुरक्षा का मामला है, फौज है या आर्मी है, अब इनको कोई एक स्टेट की गवर्नमेंट थोड़ा करेगी, इनके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए। या कम्युनिकेशन है, पूरे देश में कैसे होगा, कौन सा टावर लगाना है, कौन सा नेटवर्क लगाना है, वगैरह वगैरह। या दूसरे देशों से हमारा संबंध कैसे होगा, ये चीज़ हो गई। डिफेंस है पूरे देश का, पूरे देश की कुछ जासूसी एजेंसी वगैरह होंगी जो सेंट्रल के लेवल पे काम होता है, पूरे देश में जो काम चलना है, वैसे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। और जो ऐसे कानून है जिसका लेना देना खाली उस स्टेट से है, ठीक है। अब जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन कोई अंतर्राष्ट्रीय विषय नहीं है जिसके लिए पूरे देश की सरकार से, एजुकेशन के ऊपर जो कानून बनाना वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। हमें एक मोटे तौर पे नेशनल पूरे देश का एक फ्रेमवर्क होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है अपने हिसाब से कैसे क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना हमें। तो द गवर्नमेंट एट ऑल प्रोविंसेस एंड रीजनल लेवल कॉल्ड डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है इन सरकारों को।
इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट्स में होती हैं, पूरे देश में जो होती है उसे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री, देयर आर मैनी कंट्री वेयर देयर आर नो प्रोविंसेस और स्टेट। कई ऐसे देश हैं दुनिया में जहाँ कोई स्टेट नहीं होती, पूरा एक ही देश होता है। बट इन दोज कंट्री लाइक आर वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जहाँ पर ये डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट होती है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ही उनका ऐसा होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई किसकी क्या पावर है। अब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लिस्ट हैं, 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, एक को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उन सब पे कानून सेंटर बना सकते हैं, पार्लियामेंट, और जो स्टेट्स के लिए बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट में वो विषय आते हैं जिनमें दोनों को बनाने का अधिकार है। तो अगर एक का दूसरे के ऊपर वो करेगा, उल्टा पड़ेगा, तो क्या करेंगे, तो सेंट्रल का मान लेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो 3 लिस्ट हैं। तो जिन भी देश में डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट होती है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था की होती है। ठीक है, दिस इज व्हाट दे ले डाउन, दिस इज व्हाट डिड इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या किया होगा उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ चेंज किए जिससे उनके देश में श्रीलंका जैसी सिचुएशन नहीं आई। श्रीलंका में जैसे अनस्टेबिलिटी हो गई वैसा नहीं हुआ। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका। बेल्जियम ने ऐसा किया, श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इस वाले डिवीजन को, स्टेट और सेंट्रल के बीच में पावर को बांटने को हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बंद होने वाला है। फिर पावर में ऑल्सो शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर अलग अलग सोशल ग्रुप में भी शेयर हो सकती है। ये 2 पार्ट में तेरे लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, पढ़ियो और मुझे बताइए। और जब ये तेरे हो जाए ना, उसके बाद ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने की कोशिश करियो। 9 क्वेश्चन है, सभी करने की कोशिश करियो, तभी इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा तुझे।